गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन में आपके सिलेबस के अनुसार आपके 14th चैप्टर 14 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दी हैं। 15वां लास्ट चैप्टर चल रहा है, थेरेप्यूटिक डाइट यानी उपचारार्थ भोजन। उपचारार्थ भोजन में जो आज हम डिजीज़ कवर करेंगे, जो आज हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ेंगे वो है दस्त या अतिसार। दस्त भी कहते हैं उसको, अतिसार भी कहते हैं, या डायरिया। डायरिया या दस्त ऐसी कौन सी कंडीशन है, इसमें क्या होता है? तो दस्त में मल बार बार जाना पड़ता है। मल के लिए, मल विसर्जन के लिए बार बार जाना पड़ता है। मल विसर्जन में दस्त की जब कंडीशन होती है तो मल विसर्जन की आवृत्ति भी बढ़ जाती है, तरलता भी बढ़ जाती है और उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। कई बार बिल्कुल पानी जैसा और बिल्कुल पतला मल बार बार में आता है और हम उसे डायरियल कंडीशन यानी डायरिया या दस्त कहते हैं। जब मल के साथ में रक्त और म्यूकस यानी श्लेष्मा भी आता है तो ऐसी कंडीशन को हम डिसेंट्री यानी पेचिश कहते हैं। फिर हम सब टॉपिक लेंगे इसमें दस्त के प्रकार। दस्त के प्रकार हमने दो तरह से डिवाइड किए हैं। पहला जो है वो है, दस्त दो प्रकार के होते हैं। पहला दैहिक दस्त यानी ऑर्गेनिक डायरिया और दूसरा क्रियात्मक दस्त यानी फंक्शनल डायरिया। तो जो दैहिक दस्त होते हैं, ऑर्गेनिक डायरिया, दैहिक दस्त में डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, यानी पाचन तंत्र में विकार हो जाते हैं और ये पेचिश के समय भी हो सकते हैं, टाइफाइड की बीमारी के समय भी हो सकते हैं। तो इनमें पाचन तंत्र में विकार आ जाता है और पाचन तंत्र में विकार आने से बार बार उस व्यक्ति को मल आता है और उसे हम दैहिक दस्त कहते हैं। और जो फंक्शनल डायरिया होता है, क्रियात्मक दस्त, वो किसी चिंता या टेंशन, मेंटल टेंशन, तनाव, इसके कारण अपने आप हो जाता है। जैसे हमारे कोई रिजल्ट आने वाला है या फिर हम कहीं जाने वाले हैं या कोई बहुत खुशी की बात है या डर की बात है तो अपने आप ही ऐसा लगता है कि हाँ दस्त तो आ रही है, तो मल विसर्जन के लिए जाना है, तो वो फंक्शनल डायरिया है, वो कोई बीमारी नहीं है और वो मेंटल टेंशन, चिंता के कारण हो जाता है। इसमें जो तंत्रिका संबंधी जो एक्टिविटीज़ होती हैं और जो मांसपेशियां संबंधी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा काम करने लग जाती हैं, तंत्रिकाएं भी उससे रिलेटेड और मांसपेशियां भी, और उनके काम अधिक करने से दस्त उस व्यक्ति को वो दस्त से पीड़ित हो जाता है। ये तो दो तरह के हैं, दैहिक और क्रियात्मक दस्त। एक और हम है ना अवधि और तीव्रता के आधार पे भी हम दस्त को दो भागों में बांट सकते हैं कि कितने समय तक रहते हैं और कितने तीव्र हैं। तो अवधि और तीव्रता के आधार पे हम दस्त को, डायरिया को दो वर्गों में बांटते हैं। अल्पकालीन उग्र दस्त, अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, उग्र यानी ज़्यादा दस्त, और दीर्घकालीन क्षीण दस्त, बहुत दिन तक लेकिन कम कम आवृत्ति होना। तो अल्पकालीन उग्र दस्त में पानी के समान दस्त होते हैं। एक दिन में करीब 12 से 24 बार व्यक्ति मल विसर्जन के लिए जा सकता है, बिल्कुल पानी के समान दस्त, और लेकिन ये 1 या 2 दिन तक ही रहते हैं, 24 घंटे से 48 घंटे तक ही ये अल्पकालीन उग्र दस्त रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन जब अल्पकालीन उग्र दस्त हो जाते हैं, इतनी बार दस्त जाना पड़ जाता है, 12 से 24 बार, तो फिर पानी के समान दस्त निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे हैं, तो फिर बुखार, पेट दर्द, उल्टी या कमजोरी जैसे लक्षण उस व्यक्ति को हो जाते हैं जिसके अल्पकालीन उग्र दस्त हो रखे हैं। फिर दूसरी तरह का जो दस्त है वो है दीर्घकालीन क्षीण दस्त। मतलब इसमें आवृत्ति भी दस्त की कम होती है, तीव्रता भी कम होती है और ये 2 वीक या 2 वीक से ज़्यादा भी रह सकता है। इसमें मल विसर्जन बहुत बार नहीं होता, बहुत मात्रा में भी नहीं होता और उसकी अवधि भी मतलब ये अवधि तो बढ़ जाती है लेकिन तीव्रता जो है वो घट जाती है। फिर नेक्स्ट जो इसका सब टॉपिक है दस्त में, दस्त के कारण, कॉजेज ऑफ डायरिया।
डायरिया कई कारणों से हो जाता है व्यक्ति को, जैसे कीटाणुओं के संक्रमण के कारण डायरिया हो जाता है, सड़े गले फल खाने से डायरिया हो जाता है, बासी खाना खाने से डायरिया हो जाता है, या फिर भोज्य पदार्थों में कुछ केमिकल्स होते हैं, आर्सेनिक है, शीशा है, पारा है, अगर उस भोज्य पदार्थ में वो है और किसी ने खा लिया है उसे तो भी दस्त हो सकते हैं, या फिर किसी के अंदर बैक्टीरिया सैल्मोनेला चला गया है भोज्य पदार्थ के द्वारा तो भी दस्त हो सकते हैं, या फिर ब्लड में यूरिया की अधिकता हो जाती है, रक्त में यूरिया की अगर अधिकता हो जाती है तो भी दस्त हो जाते हैं, और या फिर शरीर में चयापचयी गड़बड़ियां हो जाती हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, चयापचय हो नहीं पाता है तब भी दस्त हो जाते हैं, या फिर किसी को मेंटल टेंशन है, मानसिक तनाव है तब भी दस्त हो जाता है, और कोई इमोशनली अनस्टेबल है, मतलब ऐसे संवेगात्मक अस्थिरता होती है ना, ये करें या नहीं करें, वहाँ जाएं कि नहीं जाएं, ये हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा होता है ना, इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली वो कुछ भी उसके संवेगात्मक कुछ स्थिरता नहीं है तो उसको भी दस्त हो जाते हैं, सोचने सोचने में ही दस्त हो जाते हैं। और मिर्च मसालेदार चटपटा व्यंजन जो खाते हैं, बहुत खट्टा और मिर्च मसाले तला भुना, तो उससे भी दस्त हो जाते हैं। और बड़ी आंत में इन्फेक्शन होने के कारण भी, बड़ी आंत के संक्रमण के कारण भी दस्त हो जाते हैं। और जो लोग भाई जिनके कब्ज रहती है तो वो जुलाब खाते हैं, लेकिन अत्यधिक जुलाब खाने के बाद भी उनको कब्ज तो नहीं रहेगी, उनको दस्त हो जाती है, तो दस्त का ये भी एक कारण है। नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक है दस्त के दौरान लक्षण या फिर सिम्टम्स ऑफ डायरिया, या फिर हम कह लें कि दस्त के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन। दस्त के दौरान कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर का जो पानी है उसमें शरीर के पानी की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, और कई बार तो इतने कम मिनरल्स हो जाते हैं कि पानी की कमी, फिर खनिज लवणों की कमी, तो निर्जलीकरण हो जाता है, इतनी पानी की कमी हो जाती है कि डेथ भी हो सकती है। फिर दस्त के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन है उसमें ये बहुत बड़ी चीज़ है कि पाचन और अवशोषण बहुत कम हो जाता है, जो भोजन खा रहे हैं उसका पाचन भी नहीं होता क्योंकि वो टिकता ही नहीं है पेट में, वो फटाफट निकल जाता है, और निकल जाता है इसलिए अवशोषण भी नहीं होता, तो पाचन और अवशोषण बिल्कुल कम हो जाता है। और अगर बहुत लंबी अवधि तक दस्त रह जाते हैं, किसी के दस्त रहे ही जा रहे हैं 1 दिन 2 दिन या फिर 10 दिन 15 दिन, तो अगर लंबी अवधि तक दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसके शरीर में प्रोटीन के जो तंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके अंदर जो ब्लड का प्रोटीन लेवल है वो कम हो जाता है, और वसा में घुलनशील विटामिन, जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, वसा में घुलनशील विटामिन है वो कम हो जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाते हैं, क्योंकि वो पानी में घुलनशील है बी, तो वो पानी में घुल घुल के निकल जाता है। स्पेशली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वो कम हो जाते हैं, और विटामिन सी जो है वो भी पानी में घुलनशील है, वो कम हो जाता है, और आयरन कम हो जाता है। और तरल पदार्थ चूंकि कम हो रहे हैं इसलिए सोडियम और पोटेशियम शरीर का कम हो जाएगा, और सोडियम और पोटेशियम कम होने से जो मांसपेशियों की क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है, तरल पदार्थ कम हो रहा है मतलब पानी भी कम हो रहा है, और मिनरल्स भी कम हो रहे हैं, खनिज लवण भी कम हो रहे हैं, तो फिर मांसपेशियों की क्रियाशीलता भी कम हो जाती है, और फलस्वरूप कई बार माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण भी हो जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं सब टॉपिक वो है दस्त में उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण विश्राम से शुरू करेंगे, और जिनके उग्र दस्त हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा 12 से 24 बार दर्द जा रहा है, उनको तो कंप्लीट रेस्ट, बेड पर ही रहना है थोड़ी देर या फिर 1-2 दिन तक, उनको कोई ज़्यादा काम नहीं करना है कि उनकी जो अंदर की जो नर्व्स है या मसल्स जो एग्रवेट हो और वापस दस्त लगे, ऐसा नहीं करना है, पूर्ण विश्राम करना है उनको। और चूँकि मल के साथ में सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो हमको उसकी पूर्ति के लिए हम उसको फ्रूट जूसेस वगैरह तरल पदार्थ देंगे थोड़े थोड़े समय के बाद, जिससे कि वो अंदर पेट में रहे, फिर थोड़ा सा पच जाए, फिर थोड़ा सा दे, एक साथ नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सा
थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में हमको तरल पदार्थ देना है, जिससे कि पानी की कमी और खनिज लवणों की कमी पूरी हो सके। रोगी को इलेक्ट्रोल पाउडर घोल घोल के देना है प्रति घंटा। अगर इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं है तो नमक चीनी का घोल भी प्रति घंटा घोल घोल के पिला सकते हैं। उसके बाद जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है, उसके पेट में पानी टिकने लगता है, तो फिर हम जौ का पानी दे सकते हैं। फिर उसके बाद में थोड़े समय बाद में हम दही दे सकते हैं। फिर हम उसके लस्सी या केला दे सकते हैं। उसके थोड़े समय बाद में चावल और ब्रेड जैसी चीज़ दे सकते हैं। जैसे जैसे उसका पेट एक्सेप्ट करेगा भोजन को, फिर उसके बाद में हम दलिया खिचड़ी दे सकते हैं। फिर 2-1 दिन बाद में हम बॉइल्ड सब्जियां, बॉइल्ड एग, ये सब देंगे। और 2-3 दिन बाद में बिल्कुल पतले आटे की, मतलब छना हुआ आटा, चोकर वाला आटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैदा से थोड़ा सा ही मोटा हो या मैदा ही हो भले ही, तो पतले आटे की चपाती और मुलायम सब्जी, मतलब छिलके वाली सब्जी नहीं होनी चाहिए, भरवा सब्जी भी नहीं, मसाले वाली भी नहीं, तरी वाली भी नहीं, बिल्कुल बॉइल्ड, बिल्कुल हल्का नमक और हल्दी वाली, हल्का सा काली मिर्च डली हुई हो, ऐसी मुलायम सब्जी और पतली चपाती हमको उस व्यक्ति को देना है जिनके दस्त हो रखी है और दस्त को ठीक करना है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में है ये कि दस्त के दौरान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। इसी के दौरान है, अलग से आता है तो अलग भी लिख सकते हैं, और दस्त के उपचार में हमको पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता लिखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऊर्जा की कितनी आरडीए होती है, कितनी आवश्यकता होती है। 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है प्रति किलोग्राम भार प्रतिदिन। मतलब अगर 100 किलो का आदमी है तो 100 किलो के आदमी को प्रति मतलब 1 किलो को 45 किलो कैलोरी चाहिए। 100 किलो को कितना चाहिए, 4500 हो गया, तो प्रतिदिन मतलब 50 किलो का उससे आधा हो गया, तो 45 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। 1 किलो का आदमी है तो 45 किलो कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। 2 किलो का है तो 90 चाहिए, 10 किलो का है तो 450 चाहिए, 100 किलो का, तो ऐसे करके ये 45 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भार के हिसाब से। और ऐसे हष्ट पुष्ट खाना नहीं देना है हमको, लिक्विड, क्लियर लिक्विड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, सॉफ्ट डाइट, ऐसे देना है। फिर उसके बाद में प्रोटीन जो है वो भी हमको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम पर डे के हिसाब से देना चाहिए। अगर 1 किलो का है तो 2 ग्राम प्रोटीन हो गया प्रतिदिन, और 10 किलो का है तो 20 ग्राम प्रोटीन हो गया, 100 किलो का है तो 100 को 2 से गुणा कर दो तो 200 ग्राम प्रतिदिन, ऐसे। फिर विटामिन और मिनरल चूँकि पूरे नहीं हो पाते हैं इन चीज़ों से, फ्रूट जूस वगैरह से, इसलिए उन्हें मल्टीविटामिन की एक गोली देनी ही चाहिए। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स देने चाहिए, इलेक्ट्रोल का घोल मिला के, या ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन होता है ना, जैसे नमक चीनी का घोल, वो घोल के पिलाना चाहिए। और पर्याप्त जल उनको पिलाना चाहिए, जिससे उनके शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि पानी की कमी से और दूसरी कमजोरियां और दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा चैप्टर वो है दस्त यानी अतिसार, डायरिया। डायरिया का मतलब है कि बार बार मल विसर्जन के लिए जाना। मल विसर्जन जो है वो पतला मल आना, मल की आवृत्ति ज़्यादा होना, मल की मात्रा ज़्यादा होना, पानी जैसे मल आना, ये सब जो है वो दस्त की अवस्था में होता है। लेकिन अगर मल के साथ में म्यूकस और ब्लड भी आता है तो उसको डिसेंट्री कहते हैं, पेचिश कहते हैं। फिर दस्त को 2 भागों में बांटा है, 2 प्रकार के होते हैं, दैहिक दस्त यानी ऑर्गेनिक डायरिया, और फंक्शनल क्रियात्मक दस्त यानी फंक्शनल डायरिया। तो दैहिक दस्त तो पाचन तंत्र की विकार के कारण होता है, और दैहिक दस्त मेंटल टेंशन, चिंता के कारण। फिर अगर अवधि और तीव्रता के आधार पर देखें तो डायरिया 2 तरह का होता है, अल्पकालीन उग्र दस्त और दीर्घकालीन क्षीण दस्त। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए ज़्यादा, मतलब मान लो 1 दिन के लिए ही है या 2 दिन के लिए, तो 12 से 24 बार जा रहा है व्यक्ति मल विसर्जन के लिए, वो अल्पकालीन उग्र दस्त। इसमें बुखार, पेट दर्द, कमजोरी हो जाती है। लेकिन जो दीर्घकालीन क्षीण दस्त है उसमें 2 वीक तक भी रह सकता है, लेकिन उसकी तीव्रता वो बारंबार नहीं जाएगा, 1 दिन में 4 या 3 बार ऐसे ही जाएगा, तो वो 2 वीक तक भी रह सकता है। दीर्घकालीन, टाइम दीर्घकालीन है लेकिन क्षीण दस्त होते हैं। फिर दस्त के कारण, कॉजेज ऑफ डायरिया, कीटाणुओं के संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण दस्त हो सकते हैं, सड़े गले फल खाने के कारण दस्त हो सकते हैं, बासी खाना खाने के कारण, या भोज्य पदार्थों में कोई केमिकल, आर्सेनिक, शीशा, पारा अगर हो तो दस्त हो सकते हैं, या फिर सैल्मोनेला बैक्टीरिया अगर भोजन में हो और शरीर में खा लिया हो तो दस्त हो सकते हैं। ब्लड में यूरिया की अधिकता के कारण दस्त हो जाते हैं, या फिर चयापचयी क्रियाएं
जो है वो असंतुलित हो जाती है तो दस्त हो सकते हैं। या फिर खाने में मिर्च मसाला चटपटा खाना हो तो भी दस्त हो जाते हैं। जुलाब अधिक जो लेता है बार बार उसके दस्त हो सकते हैं। मानसिक तनाव में दस्त हो जाते हैं। बड़ी आंत में संक्रमण के कारण दस्त हो जाते हैं। और संवेगात्मक अस्थिरता इमोशनली अनस्टेबल में भी दस्त हो जाते हैं। दस्त के दौरान लक्षण परिवर्तन, क्या लक्षण होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं? दस्त जब हो जाती है तो व्यक्ति में कमजोरी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स खनिज लवण कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, कई बार निर्जलीकरण इतना हो जाता है कि पानी और मिनरल्स और ये कम होने से कि व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। और पाचन के समय, जो डायरिया के समय पाचन अवशोषण बिल्कुल कम हो जाता है क्योंकि खाना ठहर ही नहीं पाता है आमाशय और छोटी आंत में, इसलिए पाचन अवशोषण कम हो जाता है। लेकिन अगर लंबी अवधि तक ये रह जाता है दस्त तो फिर प्रोटीन के तंतु नष्ट हो जाते हैं, ब्लड प्रोटीन लेवल कम हो जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के कम हो जाते हैं, विटामिन बी सी आयरन ये सब कम हो जाते हैं। उसके अलावा तरल पदार्थ के साथ साथ कुछ खनिज लवण सोडियम पोटेशियम कम हो जाते हैं। इनके कम होने से मसल्स की मांसपेशियों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और फलस्वरूप कुपोषण भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है दस्त में उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पूर्ण विश्राम देंगे। जिनको उग्र दस्त है उनको बहुत अधिक विश्राम की ज़रूरत होती है। और फिर मल के साथ जिनके सोडियम पोटेशियम बहुत अधिक निकल रहा है उनकी पूर्ति के लिए हमको तरल पदार्थ बहुत ज़्यादा देने चाहिए। मतलब थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में तरल पदार्थ उनको देते ही रहेंगे जिससे कि पानी की कमी नहीं हो। रोगी को इलेक्ट्रॉल पाउडर बार बार में देना चाहिए, नमक चीनी का घोल देना चाहिए थोड़े। फिर जब तक वो अगर पाचन हो जाए उसका या वो शरीर में ठहर जाए तो जौ का पानी देना चाहिए। उसके बाद में दही दे सकते हैं, फिर लस्सी केला वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में चावल या ब्रेड जैसी चीज़ दे सकते हैं। फिर 1-2 दिन बाद में खिचड़ी दलिया वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में बॉइल्ड एग, बॉइल्ड वेजिटेबल्स। और फिर जब थोड़ा ठीक हो जाए तो बिल्कुल पतले आटे की चपाती और बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे मुलायम वाली सब्जी जिसमें मिर्च मसाला तेल घी तला हुआ नहीं हो, ऐसा हम उसको दे सकते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में है कि दस्त में उपचार के लिए कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है 45 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम भार प्रतिदिन। और प्रोटीन 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम भार प्रतिदिन। विटामिन मिनरल पूरे नहीं हो पाते हैं इसलिए मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लेनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉल पाउडर ORS का घोल लेना चाहिए जिससे कि उसमें सारे खनिज लवण अच्छे से आ सके और जिसमें घुलेगा तो पानी भी आ जाएगा। और पर्याप्त जल भी व्यक्ति को उसके शरीर के लिए ले लेना चाहिए जिससे कि जिसको भी दस्त या डायरिया से जो पीड़ित हुआ है उसका पोषण स्तर खराब नहीं हो और पोषण स्तर मेंटेन रह सके। इस तरह से दस्त के प्रकार, दस्त के कारण, दस्त के दौरान होने वाले परिवर्तन या लक्षण और दस्त में उपचार और उपचार में भी पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, इन सब के बारे में ये दस्त के बारे में पूरा ये चैप्टर था। थैंक यू।